अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः फाल्गुन शुद्ध द्वितीया तृतीया च दिनांक 21 फेब्रुवारी 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 रसायन वाजीकरण शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्दितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः रसमन्तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। स्वस्थस्योर्जस्करं यत्तु तद्वृष्टं तद्रसायनं प्रायः रोगाणां द्वितीयं प्रशमे मतं प्रायः शब्दो विशेषार्थो युभयं ही उभयार्थक। तो हम इसके बारे में मैं बहस कर रहा था कि प्रायः जो स्वस्थ की ऊर्जा बढ़ाने वाला है वो वृक्ष रसायन है और प्रायः जो दूसरा प्रकार का औषध है, दूसरी प्रकार का औषध है वो रोगों को प्रशमन करने वाला इस प्रकार का बताया जाता है। और ये स्पष्टार्थ होते हुए भी प्राय शब्दों विशेषार्था युभयम ही उभयार्थकृत प्राय शब्द विशेष अर्थ से प्रयुक्त किया गया है। दोनों प्रकार की दवाइयाँ दोनों प्रकार के काम करते हैं, ये एक बार फिर से वहां पे बताया गया है। तो किसी को संदेह न रहे कि दोनों प्रकार के दवाइयाँ दोनों प्रकार के काम करते हैं ये बताने के लिए ये प्राय शब्द विशेषार्थ युभयम ही उभयार्थकृत इस प्रकार का बताया गया। अब बात यह है कि जब हम रोग की चिकित्सा देखते हैं तो शुरू में सामान्य चिकित्सा सूत्र, फिर दोषानुसार उस पे कुछ भेद है तो उनकी चिकित्सा, अन्य लक्षण उसके साथ में है तो उनकी चिकित्सा, उनके प्रकार रोगों के और उसके अनुसार चिकित्सा वगैरह वगैरह ये सब बातें होती रहेगी। और इस प्रकार से करने से ऊर्जा भी प्राप्त होती है या स्वास्थ्य में बढ़ोतरी भी होती है इस प्रकार से। जैसे कि लंघनम स्वेदनम कालो योवाग्व तिक्तको रसा ये सूत्र आया ज्वर में लंघन चिकित्सा बताइए। लंघनेन क्षय नीते दोषे संदुक्षिते नले स्वास्थ्यं शुद्ध रुचि पत्ति बलम ओजश्च जायते। तो दोषों का क्षय होने के बाद लंघन से स्वास्थ्य शुद्ध रुचि पक्ति बल ओज ये सभी भाव निर्माण होते हैं। तो कहने का तात्पर्य आता है कि ये वास्तव में रोग नाश की चिकित्सा है।
फिर भी बल ओज इससे प्राप्त होता है, स्वस्थ के दृष्टि से ये अच्छा इस प्रकार का है। दूसरी जगह रसायन औषधों में काफी औषधियों का प्रयोग है और उसके फलश्रुति में ये इन रोगों का नाश करता है, इस प्रकार की फलश्रुति है। वास्तव में बताया गया है रसायन स्वरूप में या वाजीकरण के स्वरूप में, लेकिन फलश्रुति में ये इन इन रोगों पर काम करता है, इन रोगों का नाश करता है, ये भी बताया गया है। तो फणसलकर जी का यह कहना था कि रोगों मुक्त होने के बाद फिर से रोग गुणमान न हो, इसके लिए धातुओं का बल बढ़ाना आवश्यक है। और जिन रसायन औषधियों के फलश्रुति में ये रोग है, उनके रसायन अगर सेवन करते हैं तो उसके हिसाब से धातुओं का बल बढ़ता है और वो विकार पुनः होने की संभावना नहीं है। अभी कैंसर बार बार होता है, हृदरोग बार बार होता है ये तो हम देखते हैं, या सोरियासिस जैसी बीमारियां बार बार होती रहती है, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये बार बार क्यों होते हैं? तो एक तो अपथ्य सेवन बीच में अगर हो जाता है, या धातु बल उतना बढ़ा नहीं है कि अपथ्य सेवन से जो दोष निर्माण होंगे उनको वो हैंडल कर सके, उनको शांत कर सके, तो फिर बार बार ज्वर आता है, कैंसर होता है, हृदरोग होता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो उस अवस्था में रसायन चिकित्सा करना बहुत जरूरी है, और खासकर वो रसायन जिनके फलश्रुति में वो रोग हो उनका भलीभांति प्रयोग करना आवश्यक इस प्रकार का रहे। रसायन के बारे में ये तो हमेशा समझ सकते हैं लेकिन वाजीकरण के बारे में ये विचार नहीं होगा। वाजीकरण भी एक महत्वपूर्ण अंग इस प्रकार का है। मूल उद्देश्य जो है वो अपत्य संतानकर्म या सद्यस्तम प्रहर्षणम, अपत्य की मालिका निर्माण करने वाला इस प्रकार का यानी कि उसको जो बच्चा होगा वो भी प्रजनन क्षम होगा, इस प्रकार का एक अपत्य संतान निर्माण करने वाला ये वाजीकरण का एक फल है। और सद्यस्तम प्रहर्षणम, रति क्रीड़ा का आनंद ले सकना, ये भी एक वाजीकरण का फल है। तो मुख्य रूप से तो वाजीकरण इसके लिए प्रयोग में लाए जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन रोगों के विनाश के लिए भी वाजीकरण का प्रयोग जरूरी इस प्रकार का होगा। और इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि रोगों के नाश के लिए वाजीकरण का प्रयोग हो सकता है। खास करके जो रोग शुक्र क्षय के जरिए होते हैं उनमें शुक्र बढ़ाने से, शुक्र क्षय ये कारण दूर होने से उसके लिए जरिए उत्पन्न हुए जो रोग है उनका नाश हो जाता है। तो इसका एक अहम रोल शुक्र क्षय के बारे में है। और राजयक्ष्मा में प्रतिलोम संप्राप्ति पे जो बताई गई है, क्षीणे रेतस्य नंतरः क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः, शुक्र केवल शुक्र के लिए उपयुक्त है ऐसा नहीं है। शुक्र का क्षय होने से बाकी धातुओं का भी क्षय होने लगता है, जो राजयक्ष्मापिक प्रतिलोम राजयक्ष्मा की संप्राप्ति में बताया गया है। तो इस प्रकार से धातुओं का क्षय जहां जहां पे होता होगा वहां वहां वाजीकरण औषधों का भी प्रयोग होना है। इस प्रकार हम उसको उस तरीके से देखते नहीं है, ये अहम मुद्दा है। त्रिजातादि गुटी या इलादी गुटी जो बताई गई राजयक्ष्माधिकार में आ गई है, और पहला ही गुणधर्म उसका था वृषा, ये वृक्ष गुटिका है इस प्रकार। तो ये क्यों बताया, फणसलकर जी ने इसके बारे में निर्देश किया कि देखो ये पहला गुणधर्म क्या बताता है, तावृषा ये बताते हैं इस प्रकार। द्राक्षा फलोत्तमा वृक्षा, द्राक्षा जो है फलोत्तम और वृक्ष है इस प्रकार से बताते हैं। तो
इस प्रकार के जो वाजीकरण है उनके जरिए शुक्र धातु की पुष्टि और फिर उसके जरिए बाकी धातुओं की पुष्टि, जहां जहां क्षयात्मक संप्राप्ति इस प्रकार की हो वहां सभी जगह वाजीकरण का प्रयोग रहेगा। और आज की स्थिति में हार्मोन्स के बारे में जब सोचना पड़ता है तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें वाजीकरण अंग का अच्छी तरीके से प्रयोग करना है। नारसिंह रसायन दीपन पाचन दृश्य तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जहां जहां इस प्रकार के वृक्ष के बारे में बातें बताई गई है उन सभी के बारे में हमें सोचना है। मेरी एक मुलाकात अमेरिका में हुई है हार्मोन्स एंड आयुर्वेद इस प्रकार की, मराठी में है। तो ये बहुत जानी मानी और अच्छी मुलाकात रही और काफी मशहूर इस प्रकार की हो गई। उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि बहुत सारी बीमारियां ऐसा है कि एलोपैथी कहते हैं इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस है इसलिए काउंटर एक्ट करने के लिए हार्मोन्स देना, ये अभी एलोपैथी में फार्मेसी ने प्रचलन में लाया। कॉमन उदाहरण थायराइड हार्मोन का है, टीएसएच बढ़ गया है, कम हो गया है, इस प्रकार से उसको काउंटर एक्ट करने के लिए दवाइयां देती रहनी है इस प्रकार से। अब ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में भी बात चलती रहती है और खास करके रक्त प्रदर वगैरह इस प्रकार की बीमारियों में हार्मोनल इम्बैलेंस है करके हार्मोन की टैबलेट दी जाती है। और कोई ये नहीं सोचता कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ क्यों, उसकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए, कोई कारण होना चाहिए उसके लिए। अब पशुओं को खासकर हार्मोन दिए ही जाते हैं और वो पेड़ पौधों को भी दिए जाते हैं। तो ये अनैसर्गिक है, केमिकल्स है। तो इसके जरिए जो परिणाम होते होंगे उसको हम कैसे समझेंगे? तो दूध बढ़ाने के लिए या कद्दू का आकार बढ़ाने के लिए रेगुलरली हार्मोन्स बाजार में मिलते हैं, दिए भी जाते हैं। तो इनके जरिए हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस निर्माण होता होगा, ये बात पॉसिबल है। दूसरे जो मानसिक ताण तनाव अभी काफी बढ़ गए हैं पूरे विश्व भर में, वो भी एक अहम कारण इस प्रकार का है कि उसके जरिए भी हार्मोनल इम्बैलेंस इस प्रकार का हो जाता है। और दवाइयां देना ये उसके लिए उत्तर है ही नहीं। तनाव से मुक्ति यही वहीं पे आवश्यक इस प्रकार की स्थिति है। अब ये परिणाम पशु पक्षी पेड़ पौधों पर भी होते रहते हैं, ये बात है। विदेश में एक पेपर पढ़ा गया नीदरलैंड्स, ये मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूस पूरे विश्व भर को देने वाला, खास करके यूरोपियन कंट्रीज को देने वाला देश। 800 गायों का फार्म होता है और केवल एक कपल उसको संभालती है। तो संभालती यानी क्या करते हैं, वो कंट्रोल रूम में बैठे रहते हैं। सब कंप्यूटराइज्ड है, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गई तो कंप्यूटर सिग्नल दे देता है कि यहाँ कुछ गड़बड़। तो सिग्नल मिलने पर टेक्नीशियन को कॉल करने का और कहा अरे ये 450 नंबर की गाय है, उसको देखो ये कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है इस प्रकार। तो वो जाकर वो प्रॉब्लम सेट करेगा इस प्रकार। तो ये पूरी मैकेनिकल प्रोसेस हो गई है। गाय किसान उनके घर का हिस्सा है, वो एक फैमिली मेंबर है, परिवार है उसका। ये जो भारत में स्थिति है ये नहीं है, कहीं भी नहीं है विदेशों में। तो केवल एक
कमर्शियल प्रोडक्ट के जरिए उसको देखा जाता है और भावनाओं का कोई संबंध नहीं रहता। तो उसमें अगर बैल पैदा होता है डिलीवरी के बाद, तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सीमेंट के लिए जो बैल चाहिए उसको अलग तरीके से रखते हैं, उसकी बर्दाश्त रखते हैं, और उसका केवल सीमेंट उससे एक्सट्रैक्ट करते रहना, इतना ही काम उसका रहता है। तो सीमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये जो बैल निर्माण हुआ है वो खेती काम के भी प्रयोग का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। तो फिर उसको तुरंत माँ से हटा दिया जाता है। अगर गाय हुई हो, फीमेल है, तो रखी जाती है क्योंकि वो दूध देगी आगे। लेकिन अगर बैल है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो तुरंत स्लॉटर हाउस भेजा जाता है और फिर होटल में डिश बनकर लोगों के सामने आ जाता है, और लोग भी बड़े आनंद से चख लेते हैं, इसका आनंद लेते हैं। पर जिस गाय का बछड़ा उससे वियुक्त हो गया है, बिछड़ गया है, वो रो रही है, उसको उसका बच्चा नहीं देखने नहीं मिल रहा है इस प्रकार। फिर भी यंत्रों का क्या काम है? मिल्किंग मशीन है, वो दूध निकालती है, जो खाना खिलाना है वो सामने आते रहता है, मलमूत्र जो है वो कलेक्ट किया जाता है, वो फेंका जाता है। ये सब मैकेनाइज प्रोसेस है। ना कि हमें गाय को फीड करना है, ना कि हमें देखना है कि वो रो रही है इस प्रकार से। तो एक व्यक्ति ने इसके बारे में पेपर पढ़ा और पूछा कि इस प्रकार की जो माँ रो रही है और उसका दुख तुम कलेक्ट कर रहे हो और बेचा जा रहा है, लोग पी भी रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है। तो उसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है उस गाय में, वो दूध के जरिए आपके शरीर में नहीं पहुंच जाएगा। दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स के जरिए तो ये निश्चित पॉसिबल है। हाँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम पूरा मैकेनिकल उसको बना देते हैं इस प्रकार। अभी यही स्थिति इनफर्टिलिटी के बारे में एलोपैथी ने कर दी है कि इनफर्टिलिटी अगर है तो आईयूआई करो, आईवीएफ करो, बस। उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस है। शुक्र का या उपस्थ इंद्रिय का मुख्य कर्म आनंद देना है। आनंद कहाँ है इसमें? लो एएमएच आयुर्वेदानुसार कसा विचार करा आणि बऱ्याच रुग्णामध्ये सध्या ओहम रप्चर होत नाही, त्यासाठी काय द्यावे, आणि एमसीच्या कुठल्या स्पेसिफिक दिवसापासून सुरू करतात? काफी लोगों ने इसके बारे में प्रयास किए हैं। तो मेरा ज्यादा अनुभव नहीं है इस क्षेत्र में। फिर भी मरीज आते रहते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए भी आते रहते हैं, बिसाइड्स कैंसर। तो उनमें ये बात करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ा सा है। कल ही एक कपल आया था, 33 वर्ष के दोनों है, अरेंज मैरिज है। और शादी हो गई, 2 बरस हुए हैं, कंसेप्शन हुआ नहीं है। एलोपैथी में गए तो उन्होंने कहा कि हाँ शुरू करते हैं ट्रीटमेंट, आईयूआई आईवीएफ शुरू करते हैं इस प्रकार से। तो बोले कि हो क्यों नहीं आ रहा है आप, उसका कारण बताइए और उसके लिए क्या करना है ये बताइए। तो नहीं नहीं, वो बात छोड़ो, अभी हमारे पास बहुत अच्छे टेक्निक है। तो आईवीआई आईयूआई से शुरू करते हैं, स्पर्म वॉश वगैरह कर लेंगे, स्पर्म में कम काउंट कम है वगैरह वगैरह, और कर देंगे इस प्रकार से। तो मतलब ये है कि इस प्रकार का अगर दृष्टिकोण एलोपैथी में डेवलप हुआ है, ये जैसे एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गई बच्चों को जन्म देना, तो बिल्कुल गलत उस प्रकार की बात। नेचुरल कंसेप्शन होने के लिए प्रयास करने चाहिए ये। और उसमें जो भी त्रुटियां हैं या
जिसमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत है वो ट्रीटमेंट दे दे और उस मूल रूप से सुधारे, यही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन हो नहीं रहा। अब स्नेहा ने जो सवाल पूछा है ये ओम निर्माण नहीं होता, निर्माण होता है तो बढ़ता नहीं है, बढ़ता है तो फूटता नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स इस प्रकार के हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि बढ़ने के लिए आर्तवम आग्नेयम, ये बात बताई गई है, और नारिम तैलेनम आशेश्च पित्तले समुपाचरे। तैल माश और पित्तल इस प्रकार के ऋतुकाल में उसको देना है। तो उड़द वड़ा एक अच्छा नमूना है उसका, दही एक अच्छा है इसमें इस प्रकार। लेकिन स्वस्थ वृत्त के नियमों को देखकर, अग्नि को देखकर यह सब करना है। और जब रप्चर नहीं होता बढ़ता ही जाता है इस प्रकार से, स्टंट हो जाती है ग्रोथ इस प्रकार से, तो उसके लिए भेदन करना, उष्ण तीक्ष्ण दवाइयों का प्रयोग करना ऐसा कुछ लोग मानते हैं। वास्तव में रजत प्रवृत्ति और आर्तव निर्माण ऋतुकाल इनका गहरा संबंध है एक दूसरे से। ऋतुस्तु द्वादश निशाः पूर्वास्तिसृष्ट निंदिताः। तो द्वादश रात्र ऋतुकाल बताया जाता है, उसमें 3 रात्रि ऋतुकाल होने के बावजूद भी गर्भधारणा के लिए प्रयोग नहीं करने, ऐसा बताते हैं। चतुर्थ दिन से लेकर गर्भधारणा कभी भी हो सकती है। अभी ओव्यूलेशन स्टडी के जरिए ये पता चलता है कि नहीं, ये 14वें दिन में हो रही है, 16वें दिन में हो रही है, इस प्रकार से। तो एलोपैथी सिर्फ यही करती है कि हाँ ओम कैच करो, जब तैयार हो जाता है तो ओम कैच करो और आईवीएफ के बारे में सोचो, ये सलाह नहीं दी जाती कि उस समय में अगर समागम हुआ तो चांसेस है गर्भधारणा होने के वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये पूरी मैकेनिकल प्रोसेस अभी बनाई दी गई है। तो रप्चर नहीं हो रहा इस प्रकार की अगर स्थिति है तो उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग वहां पे करना है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि वाजीकरण और ये उष्णवीर्य इस प्रकार का होना जरूरी, इस प्रकार का रसोन वगैरह इस प्रकार के द्रव्य। अब जो वाजीकरण बताए गए हैं वो केवल पुरुषों के लिए है या स्त्रियों के लिए भी है, ये भी एक अहम मुद्दा है। और वाजीकरण का अपत्य संतान करे, ये जो पहलू है उसके बारे में वंद्या नारी सुत प्रदम वगैरह इस प्रकार के काफी योग आते हैं। फलगुरुत वगैरह इस प्रकार के भी काफी प्रचलन में है और सफलता से प्रयोग भी किए जाते हैं। लेकिन सद्य संप्रहर्षण, ये जो वाजीकरण का फल है वो केवल पुरुषों के लिए अपेक्षित है या स्त्रियों के लिए भी अपेक्षित है, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। और गते पुराणे रजसी नभेचा अवस्थित है तथा ये गर्भशय्या निर्माण होना एक प्रकार का काम इसमें होता रहता है। पुराना रज निकल जाने के बाद तो ये वृद्धि है संतर्पण से होती है इस प्रकार से। तो इसमें कफ और पित्त दोनों को बढ़ावा देना इस प्रकार का थोड़ा जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ग्रंथों में तो पित्तलय समुपाचर है तैल और माश है, लेकिन माश पर्टिकुलरली कफ और पित्त दोनों को बढ़ाने वाला है इस प्रकार। तो पुरुषों में भी माश का प्रयोग हो सकता है, स्त्रियों में भी माश का प्रयोग हो सकता है। क्योंकि माश भी वाजीकरण बताया गया है इस प्रकार। और जब ये साइज बढ़ने लगेगा, ओम निर्माण हुआ है, साइज बढ़ने लगेगा तो रप्चर होना है। उस समय में किस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करें, ये मुद्दा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वाजीकरण औषधियों में जो उष्णवीर्य इस प्रकार की औषधियां हैं
उनका शायद भली भांति वहां पे प्रयोग हो सकता है। और जो भेदन करने वाले इस प्रकार के, कुटकी जैसा द्रव्य भेदन करने वाला बताया गया है। हम काफी लोगों में रसपाचक का प्रयोग करते रहे, गलंगा पटोल पत्तन कटको रोहिणी। वैसे रसपाचक रस धातु और उसके जरिए उसका जो उपधातु रज या फिर स्तन्य, इनके ऊपर काम करता है। और फिर उसमें भी कुटकी है। अभी एलोपैथी पूरी मैकेनिकल चल रही है, यही सिलसिला है। और ये काफी गंभीर मामला है वैसे देखा जाए तो। अभी बीच में भी एक सुना था, टिश्यू कल्चर से मांस का निर्माण करना, ये आसान होगा, सस्ता होगा, प्राणियों को मारने की भी जरूरत नहीं है। तो हफ्ता भी नहीं होगी, और दिखने में ये सभी जो मांस जैसा ही है, तो खा सकेंगे। उसका नतीजा क्या होगा इसको किसका पता है, इसको लेना देना पड़ेगा। अभी मुझे पैसे मिल गए, बस हो गया इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये पूरा मैकेनिकल कर रहे हैं, और जीवन का एक अहम आनंद है इसमें, वो नष्ट हो रहा है इस प्रकार। तो रसपाचक का इस दृष्टि से भी परिणाम हो सकता है, कुटकी है तो ये भेदन भी शायद करेगी। और ओवम रप्चर नहीं हो रहा है तो रप्चर करने में सहायता बनेगी, सहायता मिलेगी। लेकिन इसी प्रकार के और भी द्रव्य हमें सोचने हैं। पाषाण भेद एक है, जिसका शुक्र शोधन गण में भी पाषाण भेद है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो पाषाण को भी अगर भेद करता है तो ओवम को रप्चर करने में सहायता होगी। और शुक्र शोधन गण में भी है इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इस प्रकार की स्थिति में किस प्रकार से सोचना है और किन प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना है, ये सोच सकते हैं। अभी बहुत लोगों ने बहुत सारे तरीके से ट्राई करने पर कुछ हमारा मतलब बन सकता है, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम लेकर लोग आते रहते हैं। हमारे हिसाब में पूरी दिनचर्या, लाइफस्टाइल जो है वो नैसर्गिक होनी चाहिए, इसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं। अर्ली मेनार्क ये बड़ी समस्या है अभी। 8वें वर्ष में 7वें वर्ष में भी रज प्रवर्तन शुरू हो जाता है। केशर सुवर्ण ताम्र लोह यापैकी एक किंवा अश्वगंधा दुधातून एक्सेट्रा योग ऋतुकाली घ्यावे, वंध्यासाठी चक्रदत्त मध्ये आलेले आहेत, याचा ओव्युलेशनशी संबंध असावा। तो वंध्या नारी सुतप्रदम वगैरह इस प्रकार के जो योग है वो इसमें जरूर प्रयोग में ला सकते हैं। अब बात ऐसी है कि अगर रप्चर नहीं हुआ और सिस बन गया ओवरी में, तो पॉलिसिस्टिक ओवरी बढ़ने लगेगी, और इस प्रकार। तो उसके जरिए हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि जो लोग अपत्यकांक्षी है वो रप्चर नहीं हुआ, अरे ये तो पीरियड खाली गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अगले पीरियड में देखना पड़ेगा, इससे मायूस हो जाते। और वाजीकरण के लिए चाहिए कि मनस्थिति अच्छी हो, प्रसन्न हो। मनसो हर्षण यच्च तत्सर्वं मृष्यमुच्यते।
जो भी चीज मन को हर्षण देने वाली है वो वृक्ष है। रम्या वनांता कुलीनानि शैलाः वगैरह प्रकार का निसर्ग के बारे में भी बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमें चाहिए कि आनंदी वातावरण हो, हर्ष हो, तो अपने आप वाजीकरण होगा और ये जो समस्या है नहीं रहेगी। लेकिन जब आप आईयूआई आईवीएफ में जाते हैं तब पूरा टेंशन बना रहता है, इतना सारा खर्च कर रहे हैं, फिर भी मालूम नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा इस प्रकार से। और फिर सक्सेस नहीं होगा तो क्या करेंगे? हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो जाएगा, उसका शरीर पर बुरा असर इस प्रकार का हो जाएगा, इतने सब पैसे व्यर्थ हो जाएंगे। तो एक टेंशन, तनाव बना रहता है इस स्थिति में। और फिर उस तनाव के जरिए अवृश्य परिणाम होता रहता है। और एलोपैथी इसके बारे में तो सोच भी नहीं रही कुछ। कि हम इस प्रकार से मानसिक तनाव बना बढ़ा रहे हैं, ये बात नहीं हो रही है। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को काउंसलिंग करते हुए देखा था कि वो बता रहा था कि देखो ये इस प्रकार की डिलीवरी होती है, ऐसे ऐसे पेन्स होते हैं, पेन शुरू होते हैं, फिर पानी निकल जाता है और पानी आने लगता है, फिर डिलीवरी होती है, नॉर्मल नहीं होती तो सिजेरियन करना पड़ता है इस प्रकार। तो पेन बहुत ज्यादा होता है। तुम्हारी मानसिक तैयारी है क्या पेन सहन करने की? तो आजकल की औरतें कहती है नहीं नहीं मुझे पेन नहीं सहन करना है, तो पेनलेस में जाना है, ये एक बात। या सिजेरियन करना है, ये दूसरी बात इस प्रकार से। पेनलेस में जाएंगे तो पता ही नहीं चलता अभी कब है कब नहीं है इस प्रकार से। तो ये बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है और फिर बताते हैं नहीं ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो सिजेरियन ही करना पड़ेगा इस प्रकार से। और शुरू से ही अगर औरत बता देती है हाँ ठीक है सिजेरियन करवा दो, तो डॉक्टर इज मोर हैप्पी। इसमें हम निसर्ग के खिलाफ जा रहे हैं, नैसर्गिक दृष्टि से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और पशु पक्षी सभी है, इन सभी में नेचुरल डिलीवरीज होती रहती है, कहाँ वहां पे सिजेरियन है? कुछ कुछ नहीं है। केवल मानव में ही ये सब घुस गया इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वाचीकरण योग उसमें से भेदन कर सकने वाले या उष्णवीर्य, इनका प्रयोग अगर हम भली भांति करेंगे तो शायद ये बात बन सकती है कि ये रप्चर इस प्रकार का हो जाएगा और फिर नेचुरल रूप से गर्भधारणा होगी। तो ये इसका एक मूल अंग है वाजीकरण का। क्या पत्य संतान या सद्य संप्रहर्षण। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस अभी जो है, उन सभी के हिसाब से हमारी भावनाएं दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। मैंने एक एचवी सरदेसाई का लेक्चर सुना था इसके बारे में। तो आनंद, हर्ष, प्रीति, ये सभी अच्छी भावनाएं, और चिंता, शोक, दुख वगैरह ये सभी नकारात्मक इस प्रकार की भावनाएं। तो अच्छी भावनाओं का इस प्रकार का वाजीकरण इस प्रकार का परिणाम दिखता है, और ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं उसका अवश्य इस प्रकार का परिणाम है। अब इन बातों को कोई ध्यान ही नहीं देता कि आपकी मनस्थिति कैसी है, और फिर भी आप कंसीव करना चाहते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैं बताते रहता हूँ कि ये केवल मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। हर्षेण उदीरितः, ये जो बात कही गई है, तो हर्षेण उदीरित होना चाहिए पुरुष, स्त्री भी वैसी ही होनी चाहिए। और फिर
हर्ष के जरिए ये अपत्य निर्माण इस प्रकार का होगा। अब एक लंबा रिसर्च हो सकता है कि जिनका जन्म आईवीएफ करके, खास करके आईवीएफ करके और सिजेरियन सेक्शन से हुआ है, उनकी पूरी जिंदगी सुख वाली ज्यादा होती है या दुख वाली ज्यादा होती है? और जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी रही है, कुबेराक्षादी वटी मैंने इस अवस्था में प्रयोग नहीं किए है, शायद कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन शिलाजित्वादी वटी का जरूर सोच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसका इंटरप्रिटेशन हमारे शास्त्र के जरिए कैसा करना है, ये सोचना है अभी, जो इंफॉर्मेशन ओव्यूलेशन स्टडी से प्राप्त होती है उसके बारे में, और फिर उसके मुताबिक चिकित्सा में किसका प्रयोग करेंगे। ये बात हो सकती है। तो ये सकारात्मक नकारात्मक भावनाएं, ये इस प्रकार से वाजीकरण से या अवृषता से जुड़ी हुई। तो कोई व्यक्ति सकारात्मक विचार अगर नहीं कर रही है, तो शायद ये बात हो सकती है कि उसको समाधान नहीं है, और एक जगह समाधान नहीं है तो वो रिफ्लेक्शन उसका दूसरी जगह इस प्रकार का आ जाता है। इरिटेबिलिटी एक काफी कॉमन सिम्टम है। छोटे छोटे बातों पर गुस्सा करना है। और दूसरी व्यक्ति सोचती है ऐसा क्यों हो, इतनी छोटी सी बात है तो इतनी गुस्सा करने की क्या बात है, चिड़चिड़ापन क्यों है इस प्रकार से। लेकिन वो जो व्यक्ति कर रही है चिड़चिड़ापन इस प्रकार का, उसकी समझ में ये नहीं आता कि मेरा समाधान इस चीज में है और मैं दिखा रहा हूँ इस चीज में इस प्रकार से। लेकिन बोले सुने लगे कि वैसे बहू को कोसना है, लेकिन सीधा बहू को नहीं कोसते हैं, अपनी बेटी को कोसते हैं, और फिर बहू समझ जानी चाहिए कि हाँ ये कह रहे हैं तो ये मेरे लिए कह रहे हैं इस प्रकार। तो मैं समझता हूँ समाधान और असमाधान ये मूल है। सभी, अगर सभी चीजों में हमारे लिए समाधान है तो वाजीकरण अपने आप होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर डिससेटिस्फैक्शन है किसी भी चीज का, तो उसका रिफ्लेक्शन केवल उस चीज के बारे में नहीं होगा, उसका रिफ्लेक्शन बाकी चीजों में भी होगा, और ये पता ही नहीं चलता कि ऐसा को हो रहा है इस प्रकार से। मैंने एक उदाहरण बताया था। तमक श्वास की रुग्णा थी। और कब था शुरू में वमन वगैरह दिया, वो अच्छा रहा, फिर भी बार बार तकलीफ होती रही इस प्रकार से। तो मैंने पूछा कि क्या वजह है, मानसिक कारण है क्या इस प्रकार। तो फिर उसने बताया कि शादी से पूर्व ही शिकायत थी सांस की इस प्रकार से। तमक श्वास, बगैर बताए शादी कर दी। अब जब ससुराल में आ गई और वर्षा ऋतु का सीजन था, कुछ कारण हुए इस प्रकार से, तो तमकश्वास हो गया उसको। तो फिर उनके जो फैमिली फिजिशियन है एलोपैथी ससुराल वालों के, उनके पास चले गए। उसने देखकर बताया कि ये तो पुराना है, ये आज का नहीं है। फिर उसकी सास जो है वो बहुत गुस्सा कर गई कि बताया क्यों नहीं, हमें फंसा कर शादी की है वगैरह वगैरह इस प्रकार। और फिर ये मानसिक तनाव उसका कारण हो रहा था तमकश्वास होने के लिए, बाकी तो परहेज वगैरह कर रही थी। तो मैंने उसके पति को कहा कि
ठीक है, मान लेते हैं कि इन्होंने बताया नहीं, बताना चाहिए था। बताते तो शादी नहीं होती कदाचित। तुम मानते नहीं या तुम्हारी सास नहीं, माँ नहीं मानती इस प्रकार। लेकिन इसको छोड़कर अपनी पत्नी के बारे में तुम्हें कोई दूसरी शिकायत है क्या? तो बोला नहीं नहीं, मुझे कुछ इस प्रकार की शिकायत नहीं है। बड़ी अच्छी है। माँ एक्सेप्ट कर नहीं रही है, इतना ही मामला है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है स्वीकार से। और आपकी दवा से ठीक भी थी, वमन करने के बाद भी अच्छी रहेगी इस प्रकार से। लेकिन ये बार बार मानसिक तनाव होते रहते हैं और फिर बिगड़ जाती है इस प्रकार। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम विभक्त हो जाओ, घर से बाहर निकलो, नया घर ले लो और वहां तुम दोनों जाके रहो। तो ये बात हुई, फिर वो मेरे पास आया ही नहीं। 6 महीने के बाद मुझे रास्ते में मिला। तो मैंने पूछा कैसा है? तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी जो सलाह थी वो बहुत अच्छी रही। तो हम विभक्त हो गए। और फिर अभी सास सास की कोई तकलीफ नहीं है। अब ये विभक्त होना जरूरी था नहीं था, अलग बात। अगर सास एक्सेप्ट कर लेती, और ठीक है अभी सास नहीं होनी चाहिए, ये बात हो जाती, तो वैसे भी रह सकते थे। लेकिन एक्सेप्ट करने की बात नहीं थी। तो ये दूसरा तरीका करना पड़ा इस प्रकार। तो जो डिससेटिस्फैक्शन है दूसरे की केस इसी प्रकार की थी। उसकी शिकायतें अलग थी, मुझे याद नहीं है अभी। लेकिन पति का कहना था ये बहुत चिड़चिड़ापन करती रहती है। इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा घर कैसा है? तो बोला एक ही रूम है। वही किचन, वही बेडरूम, वही हॉल, बस। बाकी एक ही रूम है, बाकी कुछ नहीं है, संडास बाहर है। तो तुम सोते कैसे हो? घर में कौन कौन है? तो हम दोनों और मेरी माँ है। तो सोते कैसे हो? तो एक पर्दा लगा के रखा है। तो माँ पर्दे के बाहर सोती है, हम अंदर सोते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर हो सकता है तुम एक काम करो। ऐसा करो। पर्दे के बजाय वहां पे लकड़ी का पार्टीशन करो, तो इससे प्राइवेसी बढ़ेगी। केवल पर्दे से प्राइवेसी नहीं होती है इस प्रकार। उसने भी बात मान ली, पार्टीशन लगा दिया। और पार्टीशन लगाने के बाद इसका चिड़चिड़ापन कम हो गया, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। समागम का जो सुख है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कारण क्या है, मूल वजह क्या है, ये अगर हम भली भांति ढूंढेंगे तो बहुत सारे मरीजों में ये बात होती है। हमारे परिचय की एक युवा लड़की थी, अमवत की शिकायत थी। तभी संधि में पेन होता था, शूल होता था। उसको काफी दवाइयां दी, स्वर्ण भूपति से लेकर काफी दवाइयां। लेकिन कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। शादी हुए काफी बरस हो चुके थे, अपत्य प्राप्ति नहीं हुई थी इस प्रकार से। तो अंतिमतः उसने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर सोचा कि कुछ इसके बारे में सोचेंगे, क्या तकलीफ है इस प्रकार। और जैसे ही लेडी गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसने पीवी करना आरंभ किया, ये आक्रोश करने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है इस प्रकार से। तो वो चौंक गई।
तुम्हारी शादी के 5 बरस हो गए हैं और मैं केवल टच कर रही हूँ, औरत हूँ, पुरुष भी नहीं है। तो भी तुम इतना चिल्ला रही हो। तो तुम्हारा संबंध आया ही नहीं है तुम्हारे पति के साथ। तो बोले नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया? तो उसका कहना था कि बचपन में, टीनेजर्स में किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। एक्चुअली इंटरकोर्स वगैरह तो नहीं होता, लेकिन छेड़छाड़ की थी। तो तब से भय निर्माण हो गया, एक घृणा निर्माण हुई पुरुषों के बारे में। फिर शादी क्यों की मालूम नहीं। शादी कर ली और फिर पति से का के साथ संबंध भी नहीं हुआ, एक बार भी संबंध नहीं हुआ। तो गायनाकोलॉजी पति में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो भी कुछ करना नहीं चाहता है क्या इस प्रकार? तो फिर उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रही है कि मुझे दर्द होता है, नहीं करना है, नहीं करना है, इस प्रकार। फिर सेक्सोलॉजिस्ट के पास गए। उसने काउंसलिंग किया। और फिर सेक्स शुरू हो गया। उसको आगे चलकर लड़की भी है अभी। और ये अहमद भी गायब हो गया। उसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो माता वेद से पूर्णतः मुक्त हो गई। तो मैंने सोचा कि अरे मुझे ये बात ध्यान में ही नहीं आई कि इसका मूल मानसिक कारण में, और ये मानसिक असंतुलन जो है, असमाधान जो है, वो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। कैसे पता चले? हम जब हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री में एक मुद्दा है, वैवाहिक जीवन समाधानी असमाधानी इस प्रकार का। बहुत सारे लोग समाधानी करके लिख देते हैं। असमाधान है तो उनके बारे में पूछना है, क्यों असमाधान है इस प्रकार। फिर हमारे इर्द गिर्द बहुत छात्र रहते हैं, तो उन सभी को बाहर निकालना है उनसे बात करने के लिए इस प्रकार, और फिर पूछ लेना है क्या है वगैरह। और उसमें अगर कारणों का पता चले, तो ही आगे कुछ बात हो सकती है। लेकिन अगर बताते हैं कि नहीं मैं समाधानी हूँ, या उसके बारे में कुछ बोलती ही नहीं है, और हम भी देखते नहीं है कि तो फिर ये मुसीबत हो जाती है, और उसका रिफ्लेक्शन दूसरी जगह पे आना लगता है। कोई करियर ओरिएंटेड होता है, करियर के सामने दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हालात में इसके लिए समय निकालना, इसके लिए प्रेरित होना, हर्षित होना, ये बातें अगर नहीं होगी तो समाधान नहीं मिलेगा। ये तो बस साफ है इस प्रकार से। एक ऐसा ही कपल था, 10 बरस हुए थे शादी को। तो मैंने पूछा इंटरकोर्स कितनी बार हुआ है 10 बरस में? तो करीबन 20-30 बार हुआ होगा। मतलब 10 बरस में 20-30 बार, ये क्या इंटरकोर्स का प्रमाण है क्या? कारण क्या है? तो बोली वो आउटडोर शूटिंग करता रहता है, रात में देरी से आता है। फिर मुझे उस समय में स्फूर्ति नहीं रहती, सुबह मैं कहती तो उसको स्फूर्ति नहीं रहती, ऐसे ही दिन चले जाते। तो मैंने कहा एक काम करो, एक दूसरे के लिए समय दे दो पहले, खास करके ओव्यूलेशन के समय में 1-2 महीने देखते हैं क्या होता है तो। और फिर आगे ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। बस इतना ही काफी था। 2 महीने में उसकी प्रेगनेंसी हो गई। तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने ये बात पूछी ही नहीं थी कि इंटरकोर्स कितनी बार होता है। उसमें दोनों की इच्छा होती है, नहीं होती है, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं। तो ये काफी बातें अलग अलग इस प्रकार की है। और डिससेटिस्फैक्शन किस बात का है, ये अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर ये सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में ज्यादा होता है, क्योंकि ये बातें ओपनली नहीं कर सकते। करियर वगैरह के बारे में हम बोल सकते हैं कि हाँ मुझे ये बनना चाहिए था, माँ बाप ने मुझे इस ब्रांच में डाल दिया, मैं तो चाहता था मैं आर्टिस्ट बनूंगा इस प्रकार। लेकिन इनका कहना था नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, इसलिए मुझे इंजीनियरिंग में डाल दो।
अब मुझे ये पसंद नहीं है वगैरह, तो ये बात हो सकती है। बता भी जाती है। लेकिन सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में खुली बात नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्टर के साथ रिलेशन अच्छे है, वो समझने वाला है, तो ही उसके बारे में कुछ बात हो सकती है, नहीं तो ये बात नहीं होती है इस प्रकार से। तो इन सभी भावों को देखना है, समझना है, और फिर उसके बारे में जो कि पर्याप्त कदम है वो उठाने हैं। तो कहने का तात्पर्य आपका ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में मनसो हर्षण यच्च तत्पृष्ठं तत्सर्वं दृश्यम उच्यते। इन भावनाओं का संबंध शुक्र धातु से होता है, और फिर उसके लिए बेहतर है कि बाजीकरण का प्रयोग करें। अब ये बात अच्छी तरीके से देखी नहीं जाती। 1982 में जब मैं हाल ही में पास हुआ था, वाजीकरण के ऊपर एक सेमिनार रखा गया पीएच कुलकर्णी द्वारा आयोजित। मैं गया था वहां। आरडी लेले जो दसलोक अस्पताल के मुख्य रहे हैं, और उनकी एक बड़ी किताब है आयुर्वेदा एंड एलोपैथी प्रकार। उनको वैलिडिक्टरी फंक्शन के लिए बुलाए। जो भी व्याख्यान हुए, और इस वाजीकरण का प्रयोग उसका करना चाहिए, दृश्यवटी से लेकर मकर के बारे में बात हुई। लेकिन केवल वाजीकरण के बारे में बताया गया, रोग के नाश के लिए वाजीकरण का प्रयोग किसी भी नहीं बताया। मुझे ये सूत्र मालूम था, तो मुझे सुनने में इंटरेस्ट था कि ऐसा कोई बोले तो अच्छा रहेगा इस प्रकार, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस प्रकार। और जब आरडी लेले बोलने लगे, तो एलोपैथी के हिसाब से बोलने लगे कि ये पूरा मानसिक परिणाम ही है, औषधियों का कोई रोल ही नहीं है, वाजीकरण औषधियों के बारे में क्या चर्चा करते हो, ऐसी कुछ बात होती ही नहीं है। संकल्पो नकर रेतश्च वृषाणाम, यह हमारे यहाँ भी आग्रह संग्रह है। संकल्प है उसमें, ये सही बात है। तो संकल्प मानसिक है, एब्स्ट्रैक्ट भाव है, फिर भी उसका नतीजा, उसका परिणाम वाजीकरण होता है। और ये तो फिजिकल एक्टिविटी है, शुक्र बाहर निकलता है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट भाव का परिणाम इस प्रकार से भाव पदार्थों में कैसा होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम ज्यादातर भाव पदार्थों का एनर्जी में रूपांतर के बारे में सोच सकते हैं। अन्न खाते हैं, उससे एनर्जी बनती है, ये तो मालूम है सभी। लेकिन कोई दूसरा कहने की बात करे कि एनर्जी आप क्रिएट करो, अन्न बन जाएगा, एनर्जी से अन्न बन जाएगा, बोला अरे कैसा हो सकता है। अन्न का रूपांतर एनर्जी में होता है, एनर्जी का रूपांतर शारीर भावों में कैसे होगा। ओजो वृद्धो विधेयस्य तुष्टि पुष्टि बलोदय, पुष्टि होती है ओजो वृद्धि से, और ओज तेज है एक प्रकार का। शक्ति है एक प्रकार की। तो उससे शारीर भावों में बढ़ोतरी होती है। अब ये पॉजिटिव है। उसी प्रकार से चिंता, शोक, दुख, राग, इनसे निगेटिव भाव निर्माण होते हैं शरीर में। जैसे एब्स्ट्रैक्ट हर्ष से
शुक्र निर्माण होता है, उसी प्रकार चिंता वगैरह से बुरे भाव निर्माण होते हैं, विकृत भाव निर्माण होते हैं। और मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण, ये जो बात कही गई है, सभी सिद्धि मन की प्रसन्नता के ऊपर निर्भर है। तो ये व्यर्थ कहा गया है क्या? किसी भी हालत में हमें आनंदी होना है। और आनंद कैसे लेंगे? हम सोचते हैं कि अरे ये सब भी बातें बुरी है, मुझे अच्छा नहीं लगता वगैरह वगैरह, और मैं दुखी हो जाती हूँ। तो हमें दुख लेना है या सुख लेना है, आनंद लेना है, ये हमें सोचना है। आनंद लेंगे तो उससे अच्छे भाव बनेंगे, और अच्छे भाव बनेंगे तो रोग से मुक्ति पाएंगे हम। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है, कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मैटर। मैटर इनटू एनर्जी काफी बार बताया जाता है, लेकिन एनर्जी इनटू मैटर के बारे में बात नहीं की जाती। और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। और नकारात्मक ऊर्जा से न केवल फायदे नहीं होते, नुकसान होता है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो कल उसके बारे में बहस करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा क्या और वाजीकरण का इस ढंग से प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तो आज रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठाम् श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्याने व्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।